नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती में जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त को, उसकी शिफ्ट 2 और इसमें पूछे गए गणित के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। देखिए, शिफ्ट 1 का जो क्लास है मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, है ना। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, है ना। या फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको PDF मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस क्लास में जो भी आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, है ना। और आप लोग एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए तैयार होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप खुद को जाँचिए और फिर उसका सोल्यूशन देखिए, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसको आप कीजिएगा, फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा है n की वैल्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर -6 है ना। तो हम लिख लेंगे 3 की पावर -6। देखिए बटे में लिखा है 4/3 में, यहाँ पे 3 की पावर जो है वो -8 है ना। और ये जो बटे में है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। ऐसे ही यहाँ पे 4 की पावर -6 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए ऊपर ये 4 की पावर -8 है, जब इसको नीचे लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 8। देखिए गुणा करने पे पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे -6 और +8 जो कि हो जाएगा 3 की पावर 2, है ना। ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा 4 की पावर 2। तो इसको हम ले सकते हैं 3/4 की होल पावर जो होगी वो हो जाएगी 2। तो यहाँ पे हमें देखिए इसके बराबर मिल गया ये, है ना। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 2। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 2 कहीं पे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -8 की पावर -1 दिया हुआ है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं 1/8। और पूरे को देखिए यहाँ पे भाग लगा हुआ है, तो पूरे को डिवाइड करना है 1/3 की पावर 3/2 की पावर -2 है। तो देखिए यहाँ पे जब 3 और 2 को आपस में पलटेंगे, है ना, 2 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे लाएंगे, तो ये जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 8, है ना। 4 और 8 का एलसीएम 8 और 4 दूनी 8, 8 एक नम 8, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3/8। देखिए नीचे क्या मिल रहा है, यहाँ 1/2/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो इसको कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, ये आ जाएगा 4/9। और देखिए 9 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4, है ना। तो देखिए इसको क्या ले सकते हैं, 9/4। अब देखिए ये आपस में गुणा होगा और ये आपस में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 4 और 8 × 9, है ना। इसको काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, आई होप कर लिया होगा, है ना। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A/B, ये दिया है 1/2/3/8। तो देखिए इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो देखिए 2 और 8 इनका हम एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से इनको हम गुणा कर देंगे, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है 1/2/3/8। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 2 और 8 का 8 होगा, तो 8 से हम इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए जब अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये जो A/B आएगा यहाँ पे देखिए, तो 2 चौको 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 8 के नम 8, तो यहाँ पे 3 बचेगा, है ना। ऐसे ही B/C लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इनका एलसीएम 9 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब 9 से गुणा होगा 1/3 में, तो ये आएगा 3, और जब 5/9 में 9 से गुणा होगा तो ये आएगा 5, है ना। ऐसे ही C/D देखिए 6 और 4, तो 6 4 का एलसीएम लेंगे 12, है ना। तो जब 5/6 में 12 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 2 बार जाएगा और 2 पंची 10 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 12 से गुणा कर दीजिए 3/4 में, तो 4 3 12 और 3 3 9, है ना। देखिए इनको हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे A/B है और यहाँ पे B/C है, तो B और B क्या है, कॉमन है। तो देखेंगे उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब B के सामने जो संख्या लिखी है वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसको हम कंबाइन करके ले सकते हैं A/B/C। देखिए B की वैल्यू 3 है, तो जब B की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे A की वैल्यू 4 है। ऐसे यहाँ पे C की वैल्यू 5 है। और देखिए इसको भी हमें कंबाइन अभी करना है ना।
C/D और ये दिया है 10/9। देखिए यहाँ पे C की वैल्यू 5 है और यहाँ पे C की वैल्यू 10 है, मतलब यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना होगा तभी ये कंबाइन हो पाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 पंची 10 है ना, इसको लिख लीजिए 2 पंची 10। तो C की वैल्यू जब 10 है तो D की वैल्यू 9 है ना, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 6 और A की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये हमें मिल गया A/B/C/D। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन B है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे हम कंबाइन करते हैं रेशियोज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, फिर इसका हम देखेंगे सोल्यूशन। चलिए आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि सुरेश और साक्षी जो है वो किसी काम को, है ना, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। मतलब दोनों ने जब काम ख़त्म किया तो उनको 5600 रुपये उनके लेबरी चार्ज मिला है। तो उनके हिस्से में कितना आएगा। देखिए यहाँ पे जो सुरेश है ना, सुरेश है ये, और आपकी साक्षी है ना, शशि हैं, ठीक है। तो जो सुरेश हैं वो करते हैं 11 दिनों में कोई काम, 11 डेज़ है ना, और जो शशि हैं ये करते हैं 17 डेज़ में, 17 दिनों में, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम टोटल वर्क मानेंगे, क्या मानेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य जो हम मानेंगे वो होगा इन दोनों का एलसीएम, है ना। तो देखिए 11 और 17 का जो एलसीएम होगा वो होगा 11 गुणे 17, है ना। देखिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत अभी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हमें जब दिया हुआ है कि सुरेश जो है 11 दिनों में काम करता है और शशि जो है 17 दिनों में काम करता है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसको हम मानेंगे कुल कार्य, है ना। और इस कुल कार्य को जब सुरेश के टोटल डेज जो वो लेता है उससे भाग करेंगे तो हमें मिलेगी इन दोनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तो देखिए 11 गुणे 17 को, टोटल जो काम है 11 गुणे 17, है ना, सुरेश 11 दिनों में कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा। तो जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में किया गया काम है। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 17 सुरेश की। ऐसे ही शशि की आ जाएगी 11, है ना। टोटल काम कितना है 11 गुणे 17, और एक दिन मतलब कितने दिनों में काम खत्म करता है, 17 दिनों में। तो एक दिन में जो काम करेगा वो करेगा 11, है ना। और ये 11 गुणे 17 क्या है, टोटल काम है ना। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि सुरेश जो है वो 17 दिन में काम, मतलब 17 एक दिन में 17 कार्य करता है, और जो शशि है वो एक दिन में 11 कार्य करता है ना। तो ये हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, और इसी एफिशिएंसी की रेशियो में जो है वो जो लेबरी इनको मिली है 5600 रुपये, उसमें वो डिवाइड हो जाएगी, है ना। जो लेबर चार्ज इनको मिले हैं तो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। देखिए सुरेश और शशि की जो एफिशिएंसी आई है वो आई है 17/11, है ना। तो इनकी कंबाइंड कितनी हो जाएगी, 17 + 11 28, है ना। और ये जो रेशियो बराबर होगा ये होगा 5600 रुपये के, है ना। ये इसके 5600 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से एक की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 200। तो देखिए अब ये एक की वैल्यू हमने 200 निकाल ली है, तो 17 की वैल्यू हो जाएगी 3400 रुपये, है ना, और 11 की हो जाएगी 2200 रुपये। सुरेश जो है 3400 रुपये कमाएगा और जो शशि है वो 2200 रुपये कमाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। लिखा है ए का वजन बी के वजन का 25% है ना। तो ए का जो वजन है वो बी के वजन का 25% है। 25% का मतलब भिन्न में 1/4। तो हम लिख सकते हैं बी का 1/4 जो है वो ए के बराबर है ना। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा A/B वो आ जाएगा 1/4। कैसे, देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं A/B, है ना। बी को इधर लाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1/4। तो A/B हो जाएगा 1/4। फिर कह रहा है सी के वजन का 40% है ना। तो जो ए है वो सी के वजन का 40% है। तो 40% का मतलब 2/5, ये परसेंटेज में हमने पढ़ा हुआ है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे एक जो आ जाएगा वो सी का 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ से ए अपॉन जो सी आएगा वो आ जाएगा 2/5। तो यहाँ से A/C जो मिल जाएगा वो 2/5 मिल जाएगा। देखिए इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, A/B और A/C को हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे A की वैल्यू 2 है और यहाँ पे A की वैल्यू 1 है। तो इसको भी हम 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2/8। तो देखिए आप कंबाइन हो जाएगा A/B/C। तो A की वैल्यू है 2, तो B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 और C 5, है ना। तो ये कंबाइंड इनका रेशियो आ गया।
पूछा है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है ना। तो सी का वजन देखिए कितना है 5 है ना, बी के वजन के बराबर है कितना प्रतिशत, तो हमें बी से देखना है ना। तो बी कितना है 8 है ना। वाट परसेंटेज ऑफ सीज वेट इज़ बीज वेट है ना, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी का वजन है ना। तो देखिए 8/5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे कि 800/5 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 160% है ना। और ऑप्शन इसका ए। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, फिर हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए गोले से हम एक तार खींच रहे हैं, तो तार किस फॉर्म में आएगा, बेलन के फॉर्म में आएगा है ना। तो जो गोला है, गोले के आयतन, गोला का आयतन और जो बेलन का आयतन है वो क्या होगा, बराबर होगा है ना। तो यहाँ पे गोले का आयतन हम लिख लेंगे जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो बेलन का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच है ना। यहाँ पे दोनों अलग अलग त्रिज्याएँ हैं तो इसको R1 R2 हम मान लेते हैं, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो जो गोला है उसकी त्रिज्या आ जाएगी 3 मीटर है ना। तो 3 का क्यूब है तो इसको 3 × 3 लिख लिया हमने। यहाँ पे हमें जो तार है उसकी त्रिज्या नहीं पता है तो इसको R2² लिख लिया, और इसकी जो लंबाई दी हुई है, लंबाई कही है, ऊंचाई कीजिए कहिए है ना, तो उसकी वैल्यू जो है वो 36 दी हुई है क्वेश्चन में है ना। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 और 9 × 4 = 36, तो यहाँ ये कट जाएगा। यहाँ पे जो R2 की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, और ये सेंटीमीटर में होगा। देखिए ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं अवेलेबल है तो हम ऑप्शन ई के साथ जाएंगे, नन ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं ना, उनके क्षेत्रफलों का योग हमें दिया है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दी है और वृत्तों की त्रिज्या हमसे पूछा है। तो देखिए कोई दो वृत्त हैं जो आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं, आंतरिक स्पर्श कुछ जो है इस तरह का बनेगा है ना, आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा हमें ये फिगर दिखने वाला है। तो देखिए छोटे वाले का मान लेते हैं ये केंद्र है, तो बड़े वाला इससे थोड़ा इधर होगा है ना, तो ये वाला केंद्र है। देखिए इसको हम O1 मान लेते हैं और इसको O2। इनके बीच की दूरी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। देखिए जो O1 हमने माना है वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या माना है, तो यहाँ टच कर रहा है इसको, तो यहाँ O1 से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो छोटे वाले जो वृत्त है, छोटा वाला वृत्त, उसकी त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R, और O2 से यहाँ तक इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A। तो O2 से A तक की जो दूरी होगी वो बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या होगी। तो देखिए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R मान लेते हैं, तो ये आ गया है 6 + R, और हमने छोटे वाले की मानी है R। देखिए क्या होता है स्क्वायर, जो वृत्त का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वाले के लिए बनेगा ये पाई 6 + R का स्क्वायर है ना, और छोटे वाले के लिए बनेगा पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों का सम हमें दिया है 116 पाई है ना। देखिए पाई कॉमन लेके हम काट देंगे तो ये पाई जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम खोलेंगे तो ये आएगा 6 × 7 = 36 + R स्क्वायर है ना, और 6 × 2 = 12, ये फार्मूला आपको पता होगा है ना, R स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 116 पाई। देखिए R और R मिलकर 2R बनाएंगे, और देखिए 2 से हम इसको काट भी सकते हैं। चलिए आप एक स्टेप और लिख लीजिए, वैसे नीड नहीं है। 2R स्क्वायर 12R = 116 है ना, पाई हमने काट दिया था। चलिए 2 से काटेंगे तो देखिए ये बचेगा R स्क्वायर, ये बचेगा 6R, ये बचेगा 18, और ये इधर बचेगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 है ना। देखिए 58 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर 6R - 40 = 0। देखिए 40 का ऐसा फैक्टर जिनको घटाने पे जो है 6 आए, तो 10 × 4 = 40, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर 10R - 4R - 40 = 0। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो R की वैल्यू आएगी 40 और आएगी -10, तो माइनस नहीं लेंगे, हम लेंगे R की वैल्यू 4। तो जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या आ गई 4, तो बड़े की वृत्त कितनी हो जाएगी 6 × 4 = 10, तो ऑप्शन बी। देखिए ये तो आपका कंजर्वेटिव तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बाकी आप ऑप्शंस भी देख सकते थे। यहाँ पे देखिए पहला जब ऑप्शन देखेंगे
तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या अल्टीमेटली हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो बड़े की कितनी है 16, तो 16 16 हम 256 है ना, और हमें कितना दिया 116, दोनों का योग है ना, तो ये तो नहीं होने वाला है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए 10 दाम 100 और 4 चौक 16, तो ये 116 बन रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए सी ऑप्शन को भी देख लीजिए, तो 12 बराबर 144 और 6 4 36 है ना, तो ये कितना बन रहा है 180, ये भी नहीं हो सकता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन से भी आंसर मिल सकता है। तो आप अगर ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से ज़रूर किया कीजिए, इससे आपका समय जो है बच सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक तेज़ ट्रेन दी हुई है। एक तेज़ ट्रेन जो है 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज़ ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्या है ना। तो देखिए मान लेते हैं जो फास्टर ट्रेन है और एक स्लोअर ट्रेन है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो गति है धीमी ट्रेन की वो दी है कि जो तेज़ गति वाली ट्रेन है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो अगर फास्टर धीमी वाली ट्रेन की जो है हम जो स्पीड है एस मान लें, तो जो फास्टर की हो जाएगी इससे 10 ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमारी स्पीड आ गई है ना। ये स्लोअर ट्रेन है और ये हमारी फास्टर ट्रेन है ना। तो देखिए हमें डिस्टेंस कितनी चलनी है 600, तो जो फास्टर ट्रेन है वो 600 किलोमीटर S+10 की स्पीड से चलेगी। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय है ना। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिए। और जो स्लोअर ट्रेन है वो 600 किलोमीटर चलेगी S की स्पीड से है ना। तो देखिए दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा, समय, तो ये हमारा समय आ गया। और कह रहा है कि जो तेज़ ट्रेन है वो 3 घंटे कम समय लेती है स्लोअर ट्रेन से, धीमी गति वाली ट्रेन से 3 घंटे कम लेती है। मतलब ये जो है 600 बटे S ये 3 घंटे ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पे हम 3 जोड़ देंगे क्योंकि कम कौन सा है 600 बटे S+10 है ना। ये 3 घंटे कम है तो हमने 3 घंटे इधर जोड़ दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को जो आप सॉल्व कीजिएगा तो हमें यहाँ से S की वैल्यू मिल जाएगी। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ये आप कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, देखिए 600 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 600 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3 बटे 600 है ना। तो हो जाएगा 1 बटे S माइनस 1 बटे S+10। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा है ना, ये आएगा 200 और ये आ जाएगा आपका S+10 माइनस S+10। यहाँ से S कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। देखिए मैंने कहा था कि ऑप्शंस ज़रूर देखिएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे तो हमें जो आंसर है वो आसानी से मिल जाएगा। देखिए हमें 600 किलोमीटर चलना है और स्पीड हमें हर ऑप्शन में दी हुई है, तो 600 को हम जब स्पीड से भाग कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो देखिए फास्टर ट्रेन की स्पीड ऑप्शन ए में 50 है और जो स्लोअर ट्रेन है जो धीमी गति की ट्रेन है उसकी स्पीड 40 है। तो 600 को जब 50 से भाग करेंगे तो ये आएगा 12, मतलब जो तेज़ गति वाली ट्रेन है वो 12 घंटे लगाएगी। ऐसे ही जब 40 की स्पीड से जाएगी कोई ट्रेन तो वो 600 बटे 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 है ना। तो देखिए धीमी गति 15 घंटे में और तेज़ गति वाली ट्रेन 12 घंटे में, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 घंटे आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन भी कह रहा था, तो ऑप्शन यही हो जाएगा है ना। बाकी आप ऑप्शंस जो है क्रॉस चेक कीजिएगा, देखिएगा आपको और किसी में 3 घंटे का डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो हम ऑप्शंस के ज़रिए आसानी से और जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसको अगर कोई भी क्वेश्चन है जो ऑप्शन से बन रहा है तो ज़रूर बनाइएगा। वहाँ पे एग्जामिनर आपका तरीका नहीं देख रहा है, आपका आंसर देख रहा है कि आपने सही टिक किया है कि नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 8 दिया है, 1 बटे वाई प्लस 1 बटे जेड बराबर 12, 1 बटे जेड प्लस 1 बटे एक्स जो दिया है वो 10 दिया हुआ है और हमसे एक्स का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 1 बटे वाई है और इस वाली इक्वेशन में भी 1 बटे वाई है। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दें तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है। तो जब इसको घटाएंगे तो 1 बटे वाई और 1 बटे वाई जो है वो कट जाएगा, तो ये जो बचेगा वो बचेगा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे जेड और 8 में से 12 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4 है ना। देखिए इसको पॉजिटिव कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 बटे जेड माइनस 1 बटे एक्स, ये हो जाएगा 4 के बराबर है ना। और देखिए यहाँ पे हमें 1 बटे जेड प्लस 1 बटे एक्स दिया हुआ है, तो इसको नीचे लिख लीजिए और इन दोनों को हम जोड़ देंगे है ना। जोड़ने पे देखिए ये और ये आपस में कट जाएगा, 1 बटे जेड प्लस 1 बटे जेड ये कितना हो जाएगा 2 बटे जेड है ना, ये हो जाएगा 10 4 14 के बराबर। देखिए यहाँ से जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 बटे 7।
तो हम इस ऑप्शन में जेड की वैल्यू रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जब जेड की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये जो 1/7 यहाँ पे आएगा और ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 1/x बराबर 10। तो यहाँ से जो x 1/x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। जो x की वैल्यू आ जाएगी वो देखिए कितनी आएगी 1/3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। तो हमने साधारण ब्याज की क्लास में आप लोगों को बताया था कि हर साल जो ब्याज होता है वो बराबर मिलता है ना। तो 50% की वृद्धि हुई है 5 वर्षों में, है ना। 50% की जो वृद्धि हुई है वो 5 वर्षों में हुई है। तो एक वर्ष में वृद्धि जो होगी वो होगी 10% की। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। पूछा है इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। तो रेट हमें मिल गया कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, कितने पे, 12,000 पे। देखिए 12,000 का जो पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, तीनों साल में हम अलग अलग देखते हैं ना। तो देखिए पहले साल हमें 10% के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 1200। अगले साल ये 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1200 पे 10% और मिलेगा ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज हमें मिलता रहता है ना। तो तीसरे साल देखिए 1200 फिर मिलेगा, लेकिन इन 1200 पे ये 1200 पहले जो साल मिला था इस पर 10% ये मिलेगा, है ना। और जो दूसरे साल हमें 1200 मिला था इस पर भी 10% के हिसाब से मिलेगा ब्याज तीसरे साल में। और जो 120 दूसरे साल में मिला था इस पर भी 10% के हिसाब से मिलने वाला है। तो देखिए हमारा जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ये इतना मिलेगा। तो देखिए 1200 3 बार है तो ये हो जाएगा 3600, है ना। और 120 जो है 3 बार है तो ये हो जाएगा 12 × 36 360, और ये 12 है, इनको जोड़ लीजिए, ये 72 9 और ये 3, मतलब 3972 जो है वो हमारा ब्याज बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.2% छात्राएं थी। तो देखिए 37.2% को हम ले सकते हैं भिन्न में 3/8। देखिए मैंने बताया था परसेंटेज की क्लास में कि 1/8 का मतलब होता है 12 1/2%, है ना। तो जब इसको 3 से आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 37.2%, जो कि हो जाएगा 3/8 के बराबर। तो यहाँ पर अगर टोटल 8 है, टोटल अगर 8 अभ्यर्थी थे तो उनमें से जो 3 हैं वो क्या हैं, छात्राएँ हैं, है ना। 3 जो हैं वो क्या हैं, छात्राएं हैं, और बाकी जो बच गए वो कौन हैं, छात्र हैं। तो 5 छात्र हैं। देखिए लिखा है छात्रों का 75% और छात्राओं का 62 से 1/2%। तो यहीं पे देखिए 62 से 1/2% जो है, इसको जब भिन्न में लिखेंगे तो ये आएगा 5/8। यहीं पे इसको जब 5 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 62 से 1/2%। इसको आपको चेंज करना आना चाहिए, और मैंने परसेंटेज में इसको बताया हुआ है ना। तो 62 से 1/2% का मतलब 5/8। तो देखिए और 75% का मतलब 3/4, है ना। और हमको दिया है कि 342 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। तो देखिए टोटल 8 थे अभ्यर्थी, उनमें से 3 छात्राएं थी, है ना। और जो 3 छात्राएं हैं इनमें से 5/8 जो हैं वो पास हुई हैं। तो जो 3 देखिए 5/8, तो 3/8 जो बचेगा वो क्या होंगी, फेल हुई होंगी। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 342। और हमसे पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो देखिए 5 में से 75%, 5 का 3/4 जो है पास हुए हैं। तो 5 का 1/4 जो है वो क्या होंगे, फेल हुए होंगे। ये क्या है, छात्र हैं, ये पास हैं और ये फेल हैं, है ना। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये फेल वाली छात्राएं हैं। तो देखिए 3 × 9, चलिए इसको 9 से काट दीजिए, 3 × 9, तो 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 27, है ना। 9 × 27 और 9 × 72। तो एक की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 38 × 8, है ना। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, इतने की 5/4 की वैल्यू, क्योंकि ये फेल छात्र हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको जो है 38 × 8 को 5/4 से गुणा कर दीजिए। देखिए 4 दूनी 8 और 2 पंची 10, तो ये हो जाएगा 380, ऑप्शन बी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा 2 पॉसिबल रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड हाफ आर, है ना। -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे -2/3 है, 2/3 और 1/2 है। देखिए ऑप्शन देखिए 6 6 6 लिखा हुआ है सबके बटे में, है ना, और एक जगह 5 लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम इनका एलसीएम ले लें और सबको देखिए ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे। तो देखिए 6 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो हम जहाँ भी बटे में लिखा हुआ है उसको 30 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको जब 30 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 20/30, है ना। इसको बनाएंगे तो 15 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 15/30,
30 और हमें इनके बीच में ही रहना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, तो 2/6 को हम ले सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 का 20, 10/30 है ना। और 3/5 को ले सकते हैं 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। देखिए 18/30 जो है वो इसके बियॉन्ड चला गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे बनाने के लिए हो जाएगा -10/30 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 का 30, मतलब ये बीच में रह रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे -5/30 आएगा और यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 का 30, ये भी बियॉन्ड चला जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। चलिए मान लेते हैं एफ फॉर फादर, एस फॉर सन। फादर की अगर सन की आयु जो है ए है तो फादर की 5 ए होगी, क्योंकि दिया हुआ कि पुत्र की आयु की 5 गुनी है ना। 15 वर्षों बाद उसकी उम्र और उसके पुत्र की उम्र की दोगुनी रह जाएगी, है ना। तो देखिए 5 ए अभी है, 15 साल बाद ये हो जाएगी, ए + 15 सन की हो जाएगी और इसका दोगुना ही रह जाएगा, है ना। सन की आयु का दोगुना ही रह जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन हमें मिल गई, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इधर 2a है, इधर आएगा ये हो जाएगा 3a, है ना। 3a 15 दूना 30 और ये 15 इधर आएगा तो ये बचेगा 15, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो प्रेजेंट एज है फादर की वो कितनी है, 25, है ना, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये 3 में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ क्या है। देखिए क्या कह रहा है, 1 रुपये में 2 नींबू लाती है, तो 1 रुपये में वो जो है 2 नींबू ला रही है भैया, है ना। और ₹3 में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो अगर 3 रुपये के उसने 5 नींबू जो हैं वो बेचे हैं। देखिए 2 खरीद के लाए थे, 5 बेचे हैं, ये कैसे हो सकता है ना। तो जो ये क्वांटिटी है इसको हम क्या बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी इसको बराबर बनाने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा 10। तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 5 दूनी 10, 10 हमने लेकर आए 5 रुपये में, है ना, 5 से गुणा हो गया। ऐसे ही 10 हमने जो बेचे हैं नीलू ने वो 2 3 6 रुपये के बेचे हैं। तो 10 खरीद के लाए थे 5 रुपये के, 10 हमने बेचे हैं 6 रुपये के, है ना। तो हमें 1 रुपये का जो है यहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है और ये जो 1 रुपये का फ़ायदा है वो 5 रुपये पे है, मतलब, है ना। तो ये प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा और ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% जो है हिंदी लेते हैं और 62.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू, है ना। ये मैंने बताया हुआ है। तो पहला सर्कल हम मान लेते हैं हिंदी के लिए और जो दूसरा सर्कल है वो अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए, है ना। तो हिंदी लेते हैं 5.8% और जो इंग्लिश लेते हैं वो लेते हैं 64.2%। देखिए जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा, देखिए 8 और 2 10, 1 4 1 5 और 6 5 11 6 5 11, है ना। तो ये आ गया 115% आ गया इन दोनों को जोड़ने पे। तो ये देखिए कोई भी संख्या होगी तो वो क्या होगी, 100%, मतलब 100% होनी चाहिए। और यहाँ के कितना आ रहा है, 115%। अब ये कैसे हो गया, तो ये जो कॉमन वाला है ये हमने 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए जो ये है 115% हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये 100 में से जब हम 115 में से 100 घटा देंगे तो ये बचेगा 15%। और ये जो 15% बचेगा यही ये कॉमन वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये कॉमन वाला आ जाएगा। कॉमन वाला कौन है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ले रहे हैं। तो 15% जो है वो क्या है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ले रहे हैं। टोटल कितने हैं, 500, मतलब 100% की वैल्यू है 500। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, है ना। तो 15 की कितनी हो जाएगी, तो 15 × 5 = 75, कितनी हो जाएगी भैया, 75। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अंकों 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए बिना दोहराव के कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंक की हमें संख्याएं बनानी है इन अंकों का उपयोग करते हुए, है ना। तो 4 अंक की संख्याएं में 4 डिजिट्स होंगे, है ना। और हमें कितने अंक दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए कोई भी 4 अंकों की संख्या जो होगी वो कभी भी 0 से तो नहीं स्टार्ट होगी। अगर 0 से स्टार्ट हो गई तो वो 4 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, है ना। तो इस प्लेस पे आने के जो चांसेस हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है ना। तो यहाँ पे आने के तरीके कितने हैं, इन चारों में से कोई एक आएगा, है ना। तो यहाँ पे आने के जो तरीके हैं वो हैं 4, है ना।
ऐसे ही दूसरे प्लेस पे हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्लेस 1 2 3 4 में से कोई एक अंक यहाँ पे ले लिया होगा। तो इस पे आने के लिए हमें इस प्लेस पे आने के लिए हमारे पास संख्याएँ कितने बचेंगी। अब देखिए इसमें 0 इंक्लूड हो सकता है ना, 0 और प्लस इनमें से कोई 3 है ना, क्योंकि एक हमने यूज़ यहाँ पे कर ली है। तो देखिए 0 और 3 और तो ये कितनी हो जाएंगी 4। तो यहाँ भी 4 तरीके से संख्याएँ हम लिख सकते हैं, अंक लिख सकते हैं ना। फिर देखिए इस प्लेस पे अब हमने देखिए 2 यूज़ कर ली है ना, हमारे पास कितनी थी 5, 5 में से 2 हमने यूज़ कर ली, तो अब बची कितनी है 3। तो यहाँ पे हम 3 तरीके से अंक ला सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हमने 3 यूज़ कर ली है ना, तो आप कितनी बची 2 है ना, तो यहाँ पे हम 2 तरीके से अंक लिख सकते हैं। तो इन चारों को हम गुणा कर लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 चौक 16, 16 48, 48 दूना 96। तो जो इन अंकों का यूज़ करते हुए हमें 4 अंक की संख्याएँ बनानी थी बिना दोहराव के, तो हम 96 अंक ही बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे की मिली वस्तुओं का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे की मिली वस्तुओं का 3/4 मिलता है ना, चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है। तो देखिए यहाँ पे पहले को 1/2, दूसरे को 1/4 और तीसरे को 3/4। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे हर में लिखा हुआ है इसी का हम कोई एक गुणनखंड लेंगे, मतलब इसी का हम कोई मल्टीप्लायर लेंगे जो इस नंबर से कट जाए, 4 2 से कट जाए, है ना। तो देखिए हम अगर मान लेते हैं 8 है ना, हमने 8 टोटल मान लिए कि 8 वस्तुएं थी जिसको वो व्यक्ति बांट रहा था। तो देखिए पहले बच्चे के केस में क्या होगा हाफ, तो पहले बच्चा जो पहला बच्चा है उसको 8 का हाफ आधा मतलब 4 मिल जाएगा। कह रहा है जो दूसरा बच्चा है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे की मिली वस्तुओं का 1/4 मिलता है, तो पहले को कितनी मिली है 4, 4 का 1/4 1 है ना, तो दूसरे को मिलेगी 1 वस्तु। फिर देखिए तीसरे को क्या कह रहा है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे की मिली वस्तुओं का 3/4 मिलता है। तो देखिए पहले को 4 मिली थी, इसका 3/4 करेंगे तो ये आएगा 3। तो देखिए कितना हो गया 4 1 5 3 8। तो क्या चौथे के लिए कुछ बचा है, 0 बचा है ना। तो यहाँ पे 0 कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ई नन ऑफ द। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात कितना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कोई वर्ग है जिसकी भुजा ए है, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा A²। ऐसे ही अगर कोई समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा हम मान लेते हैं B, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4 B², है ना। और ये आपस में बराबर है, हमें इनके भुजाओं का रेशियो बताना है। तो A²/B² जो आ जाएगा वो आ जाएगा √3/4। देखिए यहाँ से अगर A/B लिखना चाहेंगे तो √3 का भी रूट बटे रेशियो 4 का √2, तो ये हमें आंसर मिलेगा। और ये आंसर हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई नन ऑफ द एबव। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है माना A = 10 सेंटीमीटर, B = 3 सेंटीमीटर और C = 6 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कथन जो दिए हुए हैं कौन सा सत्य हमसे पूछा है। लिखा ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए कोई भी ट्राइंगल अगर हमें दिया हुआ है और उसकी भुजाएं दी हुई हैं ABC, है ना, तो इनकी किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कहने का मतलब A + B अगर करेंगे तो ये C से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही अगर B + C करेंगे तो ये A से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही C + A करेंगे तो ये B से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जो भुजाएं अगर हम मान लें ये त्रिभुज की भुजाएं हैं 10 3 6, तो देखिए 10 3 13, 13 जो 6 से बड़ा है। देखिए 10 6 16, 16 जो है 3 से बड़ा है। देखिए 6 + 3 9, 9 क्या 10 से बड़ा है? जी नहीं, ये बड़ा नहीं है। तो इन मतलब किसी भी ट्रायंगल की अगर भुजाएं 10 3 6 हैं तो इनसे हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। अगर हमें दिया है कि 10 3 6 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 + 3 जो है 9 होता है और ये जो तीसरी भुजा बच गई है 10 इससे छोटा है, और ये हमें क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम जो है बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रायंगल त्रिभुज जो है नहीं बन पाएगा। तो जब त्रिभुज नहीं बन पाएगा तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं। जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सब
कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, नन ऑफ द एबव। देखिए ये थे 20 क्वेश्चन जो आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए इतना करते हैं हम लोग, आप लोग तैयारी करते रहिए, पेपर बहुत जल्द होने वाला है 9 तारीख को, है ना। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, है ना। चलिए धन्यवाद।